हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। ओम। बंधुओं और बहनों, चातुर्मास प्रारंभ हो गया है और चातुर्मास पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और ये चातुर्मास में हम ज्यादा से ज्यादा तप आराधना करें, इन्हीं और ध्यान की साधना करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, सोमवार को एक सविता जी ने बहुत ही शानदार श्रृंखला प्रेक्षा ध्यान के अंग नामक एक श्रृंखला संपन्न की। करीब 45 एपिसोड इसके हमारे हुए। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं शरीर विज्ञान से संबंधित। प्रेक्षा ध्यान में शरीर विज्ञान को समझना बहुत ही जरूरी होता है। हम जब ध्यान करते हैं, किसी भी अंग का नाम लेते हैं, तो वो अंग कहाँ पर है हमें जानकारी होनी चाहिए। हम कायोसर्ग भी करते हैं तो शरीर के अंगों के नाम लेते हैं, भीतरी अवयवों के नाम लेते हैं, तो उसका हमें पता होना चाहिए अंग कहाँ पर है। हम आपको कहेंगे चित्त को हार्ट पर केंद्रित कीजिए, हृदय पर, और हृदय है कहाँ आपको ये अगर पता नहीं होगा तो आप कैसे उसको हृदय पे आप चित्त को ले जा सकेंगे। तो हमें शरीर के एक एक अंगों की जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है। तो आज हम शरीर विज्ञान का ये पहला सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। ये 5 या 6 एपिसोड इसके हमारे चलेंगे। तो इस सत्र में हमने टॉपिक रखा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप 1 मिनट आप अपने आप को अनम्यूट करें, बात करें, फिर हम सविता जी को इनवाइट करेंगे। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। यस, सब रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया बात बताई आनंद भाई जी ने। सही बात तो यही है, जो भी करो जान कर करो तब मजा आता है, नहीं तो वो करने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बचपन से यही आदत है। मुझे बोला था पहले लोगत कंठस्थ करो, मैंने बोला ये शब्द क्या है, इसका लोगत से क्या होता है, वो उसका अर्थ नहीं पता चले तो मैं रटूंगी नहीं। और जब मुझे एक एक वर्ड पता चला तो आज इतना लोगों में आनंद आ रहा है। आपको पता है मैंने इस पर एपिसोड भी लिए। ये तो बात अलग है, पर शरीर खुद का अपना शरीर नहीं जानते हैं हम लोग। अभी मैं श्वास का अभ्यास कर रही हूँ, आपको पता है, पर श्वास के जो हमारे अवयव है, खाली यहाँ से देखो कितना प्रवास है, ये इतना प्रवास है, इतना ही नाक से जाता है और फेफड़ों तक जाता है। पर कितने अवयव और कितना बड़ा काम होता है, पर हमें अवयवों के नाम ही नहीं मालूम। इतना मालूम है नाक है, श्वास नलिका है, फेफड़े है, परंतु वो सब कैसे काम करते हैं। तो ये सब बहुत सुंदर विषय लिया आज, सविता जी, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आपको, क्योंकि इसकी सबको बहुत आवश्यकता है। मैं इस पर अभी बहुत काम करती हूँ, रोज मैं एक एक चीज खोल के देख रही हूँ।
अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसके बारे में बताऊंगी तो आपका विश्वास नहीं होगा। तो बहुत अच्छे सीरियल के लिए मैं अभिनंदन करती हूँ। और आप सबको, ये केवल देखो मत, आप केवल देखो मत, आप उसको लिखो, नोट्स करो, और फिर थोड़ा सा सर्च भी करो। ये देखो, ये देखो, आजकल मैं केवल सांस के ऊपर एक 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 एक, एक पार्ट देखने की कोशिश करती हूँ, और एक एक पार्ट के नाम वो भी मुझे नहीं आ रहे हैं। मतलब इंग्लिश में अलग है और हिंदी में बताने में। अभी मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ, तो प्रत्येक अवयव को इंग्लिश में भी बताना पड़ता है। तो ये उच्चारण भी मेरे लिए बहुत वैसे हार्ड, पर मैं मेहनत करती हूँ। तो आप लोग भी मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, एक एक शरीर का पार्ट समझ लो, लिख लो। और नहीं समझ में आए तो वापस क्वेश्चन के रूप में पूछो, नेट पे ढूंढो, और अपने आप को समझकर गहराई में उतरो इसी भाव के साथ। मोस्ट वेलकम सविता जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी ऊपर करे हाथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। थैंक और यू, जैसे थैंक आनंद यू। भाई ओम जी ने अरहम, ओम अरहम। आनंद भाई जी ने जैसे कहा, चातुर्मास का शुरुआत हुआ है। कल ही गुरुदेव ने फरमाया, आचार्य श्री महाश्रमण जी के मुखारविंद से, कि बस ज्ञान आराधना करो। बस आराधना ज्ञान की होनी चाहिए। वो कैसी करनी है वो आपका प्रश्न है। ग्रंथ पढ़ो, गुरु से बात करो, व्याख्यान सुनो, प्रवचन सुनो। मार्ग तो बहुत है, इंटरनेट है, आप उससे ज्ञान लो। परंतु आप, हम भी भाग्यवान है कि हमारी रोज की श्रृंखला चालू है, और हमारा सुबह उठते उठते मेडिटेशन से शुरुआत होकर इतना अच्छा स्वाध्याय हो रहा है। तो हम भी बड़े भाग्यवान हैं। तो हम ज्ञान लेने के लिए तैयार है। सविता जी, आपसे डीप में अंदर जाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओम अरहम। मरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज की ये अगली श्रृंखला एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आज से हम शुरू करते हैं। तो शरीर, एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं एक प्रश्न ही आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि शरीर है क्या? बट फास्ट आंसर्स दीजिएगा प्लीज। शरीर क्या है? यस, रीता जी बोलिए। हार्ड मास का पुतला। ठीक है, नाइस। और ऑर्गेन्स का पुतला अशोक जी ने लिखा है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? संगीता जी, विद इन 2 मिनट्स इस क्वेश्चनर सेशन को खत्म करेंगे। 5 तत्व, नाइस। सुशील जी ने लिखा है। या संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मोक्ष पाने का द्वार। मोक्ष पाने का द्वार, राइट, सही है। इनफैक्ट जो भी आंसर्स आए हैं वो सभी सही आंसर्स हैं। 5 तत्व, साधना, धर्मात्मा, और 7 जैसे हमारे रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली एक तरह से शरीर जो है अलग अलग डेफिनेशंस के साथ जाना जाता है। हार्ड मास का पुतला, और जो हमें दिखाई देता है, इनफैक्ट हार्ड मास का पुतला ही दिखाई देता है। और देखने में ये कितना सिंपल लगता है, अरे हाँ इंसान है, शरीर है, इट्स फाइन। लेकिन इसके भीतर क्या क्या है, कभी ये सोचे ये किस तरह से काम करता है? इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये यूनिवर्स की सबसे अमेजिंग क्रिएशन है, प्रकृति की सबसे अभूतपूर्व क्रिएशन है। मतलब अंदर इतना कुछ है। अगर हम सोचे, देखा जाए, हार्ट है, लंग्स है, मस्तिष्क है, किडनीज है, और दिन भर काम करती रहती हैं। और कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक ऑर्गन अचानक रुक जाए तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स शरीर के अंदर हो जाती हैं। तो अगर अदरवाइज भी हम देखें, पूरी तरह से शरीर के भीतर कंजेशन है, एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड है। ऑर्गन्स, वेन्स, नर्व्स एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। जरा सा भी मूवमेंट होता है, चाहे वो हमने हाथ का किया, बोलते हुए किया, श्वास लिया, उठते हैं, बैठते हैं, इवन सोते हैं, तो जिस तरह से बाहर का मूवमेंट होता है उसी तरह शरीर के भीतर भी हर वक्त मूवमेंट चलता रहता है। तो इस तरह इतना अमेजिंग
और जो भी फंक्शंस हैं सारे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं। और हम देखते भी हैं और जानते भी हैं कि कोई भी हिस्सा आज तक भी डॉक्टर्स उसी तरह का नहीं बना पाते हैं कि वो नेचुरल वे में उसी ढंग से पूरी तरह से काम कर सके। नो डाउट आर्टिफिशियली हर तरह के ऑर्गन्स हमें मिल रहे हैं, हमारा शरीर हर तरह से काम कर पा रहा है, लेकिन जो एक नेचुरल उनका फंक्शनिंग है उसके कंपैरेबल कुछ भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। इवन साइंटिस्ट भी इसके बारे में हैरान रह जाते हैं कि शरीर किस तरह से काम करता है। वी ऑल एग्री विद दिस, आई होप सो, है ना? तो शरीर एक अमेजिंग क्रिएशन है नेचर की। तो इसमें है क्या क्या, अगर हम देखें तो सबसे छोटा यूनिट जो शरीर का है वो है कोशिका, सेल। एक बार मैं स्लाइड भी शेयर करती हूँ। यस, अमेजिंग ह्यूमन बॉडी। तो सबसे जो छोटा यूनिट माना जाता है शरीर का, सेल, जिसे कि हम अपनी आंखों से तो कभी देख ही नहीं सकते, इतना छोटा साइज होता है इसका। और अगर हम इसके साइज की बात करें, एक सुई की नोक पे हजारों सेल्स आ जाते हैं, इतना छोटा है। और अगर इसके अंदर झांकना हो तो इनफैक्ट बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप्स रहते हैं जिनके थ्रू हम देख पाते हैं कि सेल क्या है और सेल के भीतर भी क्या क्या है। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे शरीर के भीतर। 4 के आगे अगर 13 जीरो लगा दें, इतने सेल्स हैं हमारे शरीर के अंदर। लाइक पूरा शरीर ही सेल्स के साथ बना हुआ है। और जब एक ही तरह के, एक बार पहले थोड़ी से सेल्स के बारे में ही जानते हैं कि एक बेसिक ऑफ द सेल क्या है, थोड़ा सा वो समझ में आएगा तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जहां पे भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, और अदरवाइज लास्ट में भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सेल क्या है, ये एक छोटा सा इमेज मैंने लिया है जो बेसिक, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं, सिर्फ उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सेल का भी एक कवर होता है जिसे हम झिल्ली कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, जो उसके चारों ओर एक कवर रहता है। एक तरह से ये जो कवर है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, हर सेल के चारों ओर होते हैं। और सिर्फ एक तरह से वो कवर ही नहीं है कि वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, वो इतना फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स अंदर लेने हैं, ऑक्सीजन, पानी, जो भी लेना है वो उसके भीतर जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसी सेल मेम्ब्रेन से बहुत इजीली बाहर आ जाता है। तो ये हो जाता है जो इसका कवर है, इसके फंक्शंस। और इसके भीतर एक जेली टाइप लिक्विड रहता है, उस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो ये लिक्विड है, एक तरह से इसी के भीतर उसके जितने भी दूसरे पार्ट्स होते हैं, सेल के भीतर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक तरह से महासागर है वो जेल, और उसके भीतर अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स मूव करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो वो लिक्विड उन सबको स्पेस देता है, उसके भीतर वो रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब जो बिल्कुल सेंटर में एक हिस्सा होता है सेल का, जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट है, उसको बोल देते हैं न्यूक्लियस। ये सबसे बड़ा पार्ट है सेल का, और इसी को बोलो कि ये कंट्रोलिंग सेंटर है, किंग ऑफ द सेल है। जो भी सेल के फंक्शंस होते हैं,
ग्रो करना है, रिप्रोडक्शन करना है, वो सारे के सारे काम न्यूक्लियस ही करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है सेल का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस है सेल का। पावर हाउस जिस तरह से ये लगा लो कि एक शहर का एक पावर हाउस होता है और वहां से ही पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक ऐसा हिस्सा है जहां से सेल को एनर्जी मिलती है। एवरी ऑर्गेनल ऑफ द जो सेल है उसको एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो वैसे तो और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट बेसिक अगर हम ये 3-4 पार्ट्स भी पता है तो हम सेल की एनाटॉमी भी इजीली समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। मेनली जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें भोजन से मिलता है, ऑक्सीजन हमें श्वास से मिलती है, और ये ही दो इम्पॉर्टेंट जो हम बाहर से चीजें लेते हैं जिससे हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स यही है। जब ये दोनों मिलते हैं, लाइक ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के मिलने से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी पूरे सेल को मिलती है और वहीं से साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है वो बाहर निकल जाते हैं। तो वो सिर्फ सेल, एक एक सेल, जैसे मैंने बोला कि ट्रिलियंस, मिलियंस, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे शरीर के भीतर, तो वो सभी सेल इसी तरह से काम करते हैं। इसीलिए श्वास और भोजन दोनों ही मेन कंपोनेंट शरीर के लिए माने जाते हैं। वो मिले तभी हमें ग्लूकोज मिला, तभी हमें ऑक्सीजन मिली, जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। और वही एनर्जी जो हम ये डे टू डे के काम करते हैं उसी की वजह से हम सारे काम कर पाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 200 तरह के सेल्स हमारे शरीर के भीतर हैं। शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक ऑर्गन, एक एक बॉडी पार्ट सेल्स के थ्रू ही बना हुआ है। अब स्किन के ऊपर भी देखा जाए, डेड सेल्स, मसल सेल्स, तरह तरह के सेल्स हैं शरीर के भीतर। और हर सेल टूटते भी हैं और नए भी बनते रहते हैं। यही शरीर का एक प्रोसेस है कि पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। इवन अगर स्किन की भी बात करें, 1 महीने लाइक 30 डेज में स्किन के भी सारे के सारे सेल्स चेंज हो चुके होते हैं, नई स्किन हमारे ऊपर आ चुकी होती है। तो स्किन लाइक एक तरह से पूरे शरीर का ही प्रोसेस अगर हम देखें तो इतना अमेजिंग है। अगर एक एक चीज के बारे में जाने, सोचें और समझें कि किस तरह से ये शरीर दिन भर काम करता रहता है, हम लोग सोच भी नहीं पाते। और सारे का सारा जितने भी सिस्टम्स हैं वो एक्चुअली में मिल के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही काम करते हैं। दे वर्क एज अ टीम। तो पूरा टीम वर्क है जो शरीर के भीतर चलता रहता है। तो ये हमने एक बेसिक जाना, जो कि एक बेसिक यूनिट है हमारे शरीर की, सेल। और जब एक ही तरह का काम करने वाले सेल्स इकट्ठे मिलते हैं तो उसे कहा जाता है टिश्यूज। अब टिश्यूज मेनली सिर्फ 4 तरह के होते हैं। बेसिकली एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस। तो थोड़ा थोड़ा नटशेल में ही सबके बारे में बात करेंगे। एपिथेलियल इज जो हर तरह से कवरिंग देता है, चाहे वो स्किन को कवर किया, चाहे किसी ऑर्गन को कवर किया, अंदर भी हर तरह की कवरिंग और बाहर की भी हर तरह की कवरिंग। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव, नाम इटसेल्फ शोज कनेक्ट, मींस जो कि कनेक्ट करता है जॉइंट्स को, टिश्यूज को,
हर चीज को, ऑर्गन्स को, जो भी शरीर के भीतर है बाहर है, हर चीज को कनेक्ट करे, दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। मसल्स, मसल से रिलेटेड जो हो गए, मसल्स को सपोर्ट देते हैं, मसल्स को मूवमेंट देते हैं, दे आर कॉल्ड मसल टिश्यूज। और जो चौथी तरह के हैं, दे आर नर्व्स टिश्यूज। नर्व्स मीन्स जो कि पूरे शरीर में कम्युनिकेशन का सिस्टम मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी मैसेजेस ट्रांसमिट करने होते हैं बाहर से बॉडी को, बॉडी से बाहर, कि किस तरह से बॉडी को काम करना है, दे आर कॉल्ड नर्वस टिश्यूज। अब जैसे एक ही तरह का काम करने वाले सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, इसी तरह एक ही तरह के काम करने वाले टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। अब ये ऑर्गन्स से हम काफी कुछ फेमिलियर रहते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ कुछ इमेजेस भी बहुत इजीली नजर आती हैं, और डे टू डे लाइफ में ऑर्गन्स के नाम भी बहुत इजीली यूज किए जाते हैं। उनमें से ये 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं: हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी, लिवर। और इनफैक्ट इन पांचों में से कोई भी ऑर्गन इवन 10 सेकंड भी काम ना करे तो वी ऑल नोज कि हमारे शरीर की क्या हालत होती है। तो दैट्स व्हाई दीज आर वाइटल ऑर्गन्स। और अब जब ये एक तरह से एक ही तरह का काम करने वाले ऑर्गन्स को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, तो वो एक सिस्टम बन जाता है। एक बार पहले मैं थोड़ी सी इनफैक्ट चलो पहले सिस्टम्स की बात करते हैं। सिस्टम बनते हैं, तो सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हम जानते हैं। तो टोटल जो है इन ऑल शरीर के जो मेजर सिस्टम्स हैं वो 11 सिस्टम्स हैं। अब इनको अगर याद रखना हो तो किस तरह से याद रखा जाए? अगर हम सबसे पहले बाहर देखें, स्किन, तो जो इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम है दैट इज स्किन का। तो स्किन हुई जो हमें विजिबल भी है, उसके भीतर जाते हैं मसल्स, और भीतर जाते हैं स्केलेटन। तो ये तीनों सिस्टम्स तो एक तरह से एक के साथ एक जुड़े हुए हो गए। याद रखने के हिसाब से भी स्किन, मस्कुलर मांसपेशिया, स्केलेटल अस्थि तंत्र, तो ये 3 सिस्टम हमने देखे। और ऊपर से अगर हम शुरू करें, नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र, फिर अगर थोड़ा नीचे आए, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों के दोनों लंग्स और हार्ट यहीं पे आ गए। तो इनको भी लाइक हम ऊपर से नीचे धीरे धीरे आते जाएंगे तो एक एक सिस्टम इजीली याद रखना भी आसान होता चला जाएगा। तो रेस्पिरेटरी हो गया। फिर नीचे एब्डोमिनल में अगर आते हैं, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों अपर एब्डोमेन। देन नीचे लोअर एब्डोमेन में गए तो रिप्रोडक्टिव। आई होप यहां तक के सारे सिस्टम इजीली रिकॉल करने भी इजी हो जाएंगे। स्किन, इंटीग्यूमेटरी, मस्कुलर, स्केलेटन, नर्वस, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव। अब 2 सिस्टम्स और हैं, lymphatic system and endocrine system. Lymphatic is related to immune system. Endocrine is related to जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं। इनके बारे में भी डिटेल में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जिससे कि हमें पता लगे कि कौन सा सिस्टम किस तरह से काम करता है, और बेसिक नॉलेज ही लेंगे, जिससे कि जो हमारे ध्यान से रिलेटेड जिस तरह से हमें नॉलेज चाहिए उसको हम एक एक सिस्टम में कवर करते चले जाएंगे। तो अब होता क्या है, हम कायोत्सर्ग करते हैं, शरीर परीक्षा करते हैं, हमें जो हमारे बेसिक ऑर्गन्स हैं उन्हीं की लोकेशंस एंड पोजीशंस
ही कई बार नहीं पता होती है। नो डाउट मैक्सिमम हम में से लोग जानते भी हैं, बट कुछ एक लोगों के लिए फिर भी जो जो ऑर्गन्स के नाम लिए जाते हैं उनकी लोकेशंस कई बार नहीं पता होती है। अब जैसे हम पैर के अंगूठे से ही शुरू करते हैं, हाथ और पैरों के बारे में तो सारा हम बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हैं। अब जब स्टमक की बारी आती है, वहां पे जो ऑर्गन्स के नाम लिए जाते हैं, स्टमक है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर, लिवर, तो कई बार इनकी लोकेशंस एंड सिचुएशंस शरीर में वो कहाँ पे है हमें नहीं पता होता है। तो उन्हीं को जानने के लिए हमने जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर शुरू किया, सबसे पहले जैसे नाम लिया जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत पेट के बीच के हिस्से में पूरी तरह से चारों ओर फैली हुई होती है। एक बार मैं बता भी देती हूँ। जैसे ये हमारा स्टमक हुआ, तो बड़ी आंत जो है पूरे स्टमक को कवर कर देगी, और इसी के बीचों बीच स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत फैली रहती है। राइट साइड में लिवर रहता है, और लिवर के जस्ट नीचे ही गॉल ब्लैडर होता है। जैसे ये इसमें भी दिया हुआ है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर जस्ट उसके नीचे। और स्टमक जिसे अमाशय कहते हैं, ये जस्ट एक तरह से लेफ्ट साइड में, लिवर हमारा राइट साइड में और स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में। और जहां पे आंत और स्टमक मिलते हैं, वो जो एक जॉइंट होते हैं, उसको कहा जाता है डिओडेनम। और उन्हीं के बीच में, जैसे ये मैंने पैनक्रियास के लिए ही ये दो फोटोग्राफ्स लिए हैं, कि ऊपर वाली में पैनक्रियास उतनी क्लियर नजर नहीं आ रही है, नीचे में ये येलो कलर की जो है ये है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास है, डिओडेनम है, गॉल ब्लैडर, लिवर, ये बिल्कुल कॉमन से ऑर्गन्स हैं जिनका की कायोत्सर्ग इवन शरीर परीक्षा के वक्त भी इन्हीं ऑर्गन्स का नाम लिया जाता है। और जब उनका नाम लिया जाता है और हम उन्हें सही ढंग से विजुअलाइज कर पाते हैं, तो जो भी प्रयोग हम कर रहे हैं उसका हमारे ऑर्गन्स पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। एक भूल जाती है तिल्ली, स्प्लीन, जो ये स्टमक है, स्टमक के ही बिल्कुल साइड में होती है स्प्लीन। अमाशय, अमाशय के ही साइड में स्प्लीन रहती है। अब किडनीज, किडनीज को अगर हम देखें, अगर हम अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं और जस्ट रीढ़ की हड्डी के हमने दोनों तरफ रखा, तो जहां ये हमारी मुट्ठी जाती है वही किडनीज का स्पेस है, वहीं पे हमारी दोनों किडनीज रहती हैं। तो इस तरह जब हमें ये लोकेशंस उनकी पता होती हैं, हम उन्हें सही ढंग से विजुअलाइज कर पाते हैं। और जब हमारा उनका विजुअलाइजेशन बढ़ता है, तो जैसे कहा भी जाता है कि जो हम प्रयोग करते हैं, प्रयोगों में जब हम अपने ध्यान को वहां पे लेके जाते हैं, तो वहीं पे पूरी एनर्जी भी फ्लो करती है। जैसे ही वहां पे एनर्जी फ्लो करती है, तो उसी ऑर्गन के, उसी एरिया के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बार बार प्रयोगों को करते रहने से दूर होते चले जाते हैं। एनर्जी क्या है? ब्लड सर्कुलेशन वहां पे ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हुआ मींस ऑक्सीजन उस ऑर्गन को ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा, एनर्जी का प्रवाह बढ़ा, तो ऑब्वियसली जब वहां पे एनर्जी ज्यादा मिली, तो वहां की जो डिफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्योर होने शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो एनाटॉमी का हिस्सा है, वो हम इतना सा ही, बेसिक सा ही कवर करेंगे।
क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं तो वो हमें याद रखना भी आसान हो जाता है, और किस तरह से ये काम करते हैं वो भी सिस्टम्स को हम धीरे धीरे लेंगे। और हर सेशन के बाद थोड़ी सी देर प्रयोग भी जरूर कराया जाएगा, ताकि जो हमने समझा उसी से रिलेटेड उन चीजों को हम किस तरह से देख पाते हैं। तो आज हम शरीर प्रेक्षा का ही प्रयोग करेंगे, जिसमें कि हमें ऑर्गन्स को ही देखना है, विजुअलाइज करना है, और उन पे जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो जहां चित्त वहां प्राण, ये आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा भी है कि जहां चित्त वहां प्राण। तो जहां हमने देखना शुरू किया, जहां हमने फोकस किया, वहीं पे प्राण मींस एनर्जी, वाइटल एनर्जी, वहां पे उसका प्रवाह बढ़ जाता है। तो अब शरीर प्रेक्षा के प्रयोग में ही जो जो ऑर्गन्स, जो जो बॉडी पार्ट्स का नाम लिया जाता है, उन्हें हमें अच्छे से फोकस करना है। तो तैयार हो जाएं शरीर प्रेक्षा के लिए। एक बार अपने शरीर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर ले, एनर्जाइज कर ले, जितनी भी सुस्ती है अंगड़ाई लेकर अच्छे से निकाल ले। यस, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में जब एनर्जी के प्रवाह की बात की जाएगी, उस वक्त जो लोग खड़े होके कर सकें तो चाहे सिर्फ उतने से टाइम के लिए खड़े हो जाएं, खड़े होकर ही करने की कोशिश करें। तो ध्यान के लिए, शरीर प्रेक्षा के लिए तैयार हो जाएं। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकें, कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। तीन बार महाप्राण ध्वनि। श्वास लें। श्वास लें। श्वास लें। संपिखई अपग मपयेणं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें, ढीला छोड़ दें।
कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। चित्त को पूरे शरीर पर फैला दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक, स्किन के भीतर मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स, एक एक सेल तक जाएं। ढीला छोड़ें। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल, हो जा, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर भीतर तक रिलैक्स हो गया है। शांत, शिथिल, रिलैक्स्ड, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, चित्त को पैर के अंगूठे पर ले जाएं, भीतर तक जो कुछ प्रकंपन, स्पंदन अनुभव में आ रहे हैं, उन्हें दृष्टा भाव से देखें। वाइब्रेशन, सेंसेशंस, खुजली, दर्द, जो कुछ हो रहा है, केवल देखें। एक एक करके उंगलियां भीतर तक देखते चले जाएं। पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, पिंडली, काफ मसल्स, घुटना, सांथल, थाई मसल्स, हिप जॉइंट, बाहर से भीतर तक पूरा राइट लेग, स्पंदन, वाइब्रेशंस, जो कुछ हो रहा है, दृष्टा भाव से देखें। इसी तरह लेफ्ट लेग, अंगूठा स्किन के भीतर जाएं, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, पिंडली, घुटना, थाई मसल्स, कटी भाग, पूरा बायां पैर, सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, दृष्टा भाव से देखें।
लोअर एब्डोमेन पर चित्त को ले जाएं, पेड़ू का भाग भीतर जाएं। पेट के भीतर सभी ऑर्गन्स, किडनीज, बड़ी आंत, छोटी आंत, डियोडेनम, पक्वाशय, पैनक्रियाज, अग्नाशय, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, प्रकंपन, स्पंदन अनुभव में लाएं। जब हम देखते हैं तो स्पंदन, प्रकंपन अनुभव होते हैं। डायफ्राम, सीने और पेट के बीच का मसल, सीने का भाग, चेस्ट कैविटी, अंदर जाएं। हार्ट, लंग्स, पसलियां, नीचे से ऊपर तक एक एक रिब, पसलियों को देखें। पीछे तक, रीढ़ की हड्डी का एक एक मनका, नीचे से ऊपर तक। भीतर जाएं, सुषुम्ना। दृष्टा भाव से प्रकंपनों को देखते जाएं। कमर, पीठ, राइट हैंड, उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक, बाहर से अंदर तक, मसल्स, हड्डियां, एक एक सेल। इसी तरह लेफ्ट हैंड, उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक, बाहर से अंदर तक। सेंसेशंस, वाइब्रेशंस का अनुभव। गला, गर्दन, भीतर विंड पाइप, फूड पाइप, वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र। वाइब्रेशंस, प्रकंपनों का अनुभव। फेस का एक एक पार्ट। सिर, मस्तिष्क, ब्रेन के मसल्स, राइट कनपटी से लेफ्ट कनपटी तक, आगे से पीछे तक। पूरे शरीर की कंट्रोलिंग करता है मस्तिष्क। देखें, दृष्टा भाव से देखें। सेंसेशंस, वाइब्रेशंस। पूरे शरीर को एक साथ। चित्त में एक क्षमता है कि पूरे शरीर पर जो उसे मैसेज दिया जाता है वो फॉलो करता है। एक साथ पूरे शरीर को देखें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक। जो कुछ हो रहा है, प्रकंपन, स्पंदन, खुजली, दर्द, कपड़े का स्पर्श, अनुभव में लाएं।
जो लोग खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं। बिजली की धारा की तरह ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक शरीर में प्राण के प्रवाह का अनुभव। तेजी से प्राण का प्रवाह सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। प्रवाह की गति को मंद करें। पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह। जहां कहीं दर्द, अवरोध, उसे देखें, आगे बढ़े। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर, फोरहेड के सेंटर पॉइंट पर। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरे ललाट पर चमकता हुआ श्वेत रंग। ललाट के भीतर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास। धीरे धीरे बैठने की पोजीशन में आ जाएं। एक बार शरण सूत्र, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं।
ओम अरहम। ओम और हम अभी करीब करीब 20 मिनट का ध्यान हमने किया। शरीर प्रेक्षया का प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आपसे अनुभव भी साझा करना चाहेंगे। और प्रेक्षया क्विज नंबर 26 के रिजल्ट भी जानना चाहेंगे। हमारा पहला प्रश्न था 26 नंबर क्विज का, अनुप्रेक्षा की सफलता का सूत्र क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, शरीर की स्थिरता, एकाग्रता, साक्षात्कार, सभी, ऑल ऑफ दीज। इनफैक्ट डी जो ऑप्शन है कि सभी, तो सभी के सभी अनुप्रेक्षा की सफलता के सूत्र हैं। तो डी करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन था, भावना के प्रकार कौन कौन से हैं। ज्ञान भावना, दर्शन भावना। इनफैक्ट दोनों ही भावना के प्रकार हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न, अनुप्रेक्षा चित्त की कौन सी अवस्था है। ऑप्शन ए जो है तरल अवस्था, वो राइट आंसर है। इसमें शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, उन्होंने ऑप्शन सी को भी मैक्सिमम लोगों ने सही बताया है। तो उसमें एक लाइन आई है कि एक ही सिक्के के दो पहलू, तो जिसमें ज्यादातर लोगों ने सोचा कि तरल और ठोस दोनों ही आ जाएंगे, लेकिन तरल अवस्था जो है वो ही अणुप्रेक्षा की अवस्था है। धीरे धीरे अनुप्रेक्षा से प्रेक्षा की अवस्था में जब आते हैं तो वो ठोस अवस्था हमारी बनती चली जाती है। तो जो सही आंसर इस बार आया है वो सिर्फ एक ही आया है, मधु जी अरोड़ा का, ओम अरहम। ओम अरहम मधु जी, ओम अरहम। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहने की वजह से जो आपने वीडियो में कहा एक ही सिक्के के दो पहलू, इसी के वजह से ऐसा समझने में गलती हुई है। ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन सी लिखा है इसमें, जितने भी प्रश्न के जवाब आए हैं सबने डी सी सी। तो अब आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो उसमें चित्र भी एक दिखाया गया था, उस चित्र को देखिए। अनुप्रेक्षा जो है उसका चित्र अलग है, और प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और प्रेक्षा दो चित्र बताए गए थे। तो अनुप्रेक्षा जो है उसके नीचे तरल लिखा हुआ है, प्रेक्षा में ठोस लिखा हुआ है। तो अनुप्रेक्षा से हम जब प्रेक्षा में चले जाते हैं, आत्मा का जो काम है देखना और जानना, देखना और जानना, केवल देखना केवल जानना। जब हम वहां प्रेक्षा में जब चले जाते हैं तब वो ठोस अवस्था आती है। तो इस चीज को हमें समझना है। तो अभी आपके कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। 5 मिनट का समय है हमारे पास। अशोक जी का हैंड रेज है। यस, जय जिनेन्द्र। जय जी। एक तो आपने बताया कि 30 डेज के अंदर सेल डेड हो जाते हैं, तो वैसे टिश्यू भी डेड होता है क्या, कैसे? नहीं, सेल्स ही डेड होते हैं। वो अलग बात है कि प्रॉब्लम्स अगर शरीर के अंदर आती हैं तो कोई भी हिस्सा डेड हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो रीजनरेशन है वो सेल्स का ही, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो सेल्स का ही है, कि वो तो टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं। सेल के रीजनरेट के लिए प्रोटीन भी काम करता होगा। बिल्कुल, वो ये जो 5 जो ये कंपोनेंट्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, पानी, फाइबर, फैट, ये सभी चीजें चाहिए। तो वो फूड से हमें वही सब कुछ मिलता है। तो अल्टीमेटली फूड और ऑक्सीजन मिलके ही बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो ये जैसे सेल डेड हो जाते हैं उसको बॉडी से रिन्यू करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? वो भी बॉडी का ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं या पसीने के थ्रू, श्वास के थ्रू, वो अपने आप प्रोसेस चलता रहता है। जब वो नहीं निकल पाते हैं तो फिर से शरीर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती एक बट बार ज्योतिन्द्र जी अपने क्लास में बताया था
कि अपन जब झूला झूलेंगे या जंपिंग करेंगे तो ये डेड सेल जो होते हैं वो अपने शरीर से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल। एक्सरसाइजेस, यौगिक क्रियाएं, प्राणायाम, इवन ध्यान, ये जो भी प्रोसेसेस किए जाते हैं, बेसिकली जो भी शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो ही ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आजकल तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि सिटिंग या स्टैंडिंग, पहले के टाइम में अपने आप ही सारे कुछ ऑटोमेटिकली होती चली जाती थी, कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते थे, लेकिन आज के लाइफस्टाइल की वजह से एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। बस एक बात बताऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सुंदर बताया, बहुत ही अच्छी। इस तरह बेसिक सबके क्लियर हो जाएंगे। कोशिका शब्द, कोशिका शब्द वैसे जिसे सेल कहते हैं, ये लैटिन भाषा के शेलुला शब्द से आया है, शेलुला शब्द से आया है, और इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। नेट पे इसका अर्थ बताया है एक छोटा सा कमरा। मतलब देखिए कि ये सब कुछ अपना कमरे में हो जाता है ना, वैसे सेल का सब कुछ अपना कार्य वो अपने कमरे में कर लेता है, पर कितना इम्पोर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है, तो ये कोशिका की खोज है। ये जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने की है, और वे ईस्वी सन 16 से मतलब 16,1665 पूर्व की हुई है। मतलब इस पर बहुत रिसर्च चलता है और बहुत हो रहा है, तो हमें ये सीरियल शुरू करके सचमुच एक बहुत अच्छा ज्ञान का खजाना खुला है, और ये बहुत आवश्यक भी है और जरूरी है। सभी खुद भी थोड़ा स्टडी करें, मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़े इंटरनेट देखे हम्म। और काम करे इसी भाव के साथ। ओ सभी महाराज भाई बहुत, बहनों से निवेदन है, कृपया कॉपी पेन लेके बैठिए आप। हाँ वही तो। कॉपी पेन लेके बैठिए, आप पॉइंट नोट डाउन करते जाइए। कभी भी जैसे अलका जी सवाल पूछती है, सविता जी आपसे भी निवेदन, आप है ना प्रश्न पूछिए बीच बीच में। आज जो बताया इसके बारे में अगले एपिसोड में पूछिए आप, तो लोगों की थोड़ी जागरूकता रहेगी। प्रश्न बीच बीच में पूछते रहेंगे। यस, अलका जी सविता दिखा रही है, पूरा नोट डाउन किया है अलका जी ने, तो आप लोग भी नोट डाउन करना पूरा शुरू लिखा करें। है आज, सविता जी का आज पूरा मैंने लिखा है। ये सारे नोट्स मेरे पास है, हमारे लेवल 1 लेवल 2 में दिए हुए। माया जी ने इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो अपने पास इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ट्रांसलेटेड पूरा है। और आनंद भाई जी अपने एक प्रशिक्षक है, उनकी एक बुक भी आई है इस विषय पर, बहुत सुंदर पुस्तक है ये। प्रेक्षा के छोटे छोटे पार्ट सुंदरता से बताए सविता। मैं उनका नाम मैं कल कल मेरी क्लास है उसमें बता दूंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, ओम बहुत। अरहम। हमारा हम सभी करें, वाह वाह, वेरी गुड, यस, मजा। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी के तरफ से ओम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज। हर रोज। हर रोज। ओम अरहम।